हाय गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स देखो, कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। कल हम लोगों ने ये समझ लिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या विजन था इसके लॉन्च के पीछे। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया था, ठीक है, और हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि कब ये चीज कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। तो आपको याद होगा कि वो कैलकाटा का सेशन था, सितंबर 1920 का। तो ये बात बच्चों याद रखना जरूरी है कि ये कब एक्सेप्ट हुआ था कोलकाता में, सितंबर 1920 में। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 1920 में एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशंस हुए थे। तो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, अब सब कुछ इसके आगे समझेंगे। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने इन सारी चीजों को देख लिया था कि आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करने को कहा गया था इंडियंस को। ठीक है, दैट इंक्लूडेड सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ आर्मी पुलिस एंड बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट। और इसके पीछे क्या रीजन था ये भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छे से समझ लिया था। अब देखो बच्चों, क्या हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या थे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ जो सीनियर लीडर्स थे, खास करके मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी, इन लोगों का मानना था ना, ये लोग बच्चों किसी भी मूवमेंट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनको लगता था कि चीजें जो है बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा कोई नहीं कह सकता। पहले भी रॉलेट एक्ट हम लोगों ने, रॉलेट एक्ट के बाद सॉरी रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, लेकिन वो भी आगे चलकर वॉयलेंट हो गया, बहुत सारे लोगों की जान गई। और इनका मानना था ना कि ऐसे सिचुएशन में किसी मूवमेंट को लॉन्च करना ठीक नहीं होगा। अब ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई कि कांग्रेस के अंदर ही दो पार्टी डिवाइड हो गया था। एक पार्टी था जो कह रहा था कि हमें मूवमेंट करना चाहिए, और दूसरा पार्टी था जो कह रहा था कि नहीं, मूवमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो बहुत सारे मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउ एवर रिलक्टेंट, मतलब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, नहीं स्टार्ट करना चाहते थे टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल इन नवंबर 1920। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको कल बता दिया था कि काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में, और सितंबर में 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था, जिसमें काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, आपको ये चीज याद होगा। अब इनका क्या मानना था ना कि नहीं, हमें इलेक्शन नहीं बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जीत के जब हम मेंबर बनते हैं ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वही एक तरीका है जिससे हम लोग अपना बात थोड़ा बहुत भी सही लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अब इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों, ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस का एक और सेशन होगा। कब होगा, दिसंबर 1920 में होगा। कहां होगा, नागपुर में होगा। देखो बच्चों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सितंबर 1920 कैलकाटा और दिसंबर 1920 नागपुर दोनों याद रखना है। ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और मैप वर्क में भी पूछा जाता है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपसे बताया था ना कि इस चैप्टर से मैप वर्क भी आते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से मैप वर्क नहीं आता है बच्चों, इस चैप्टर से आते हैं। तो उसमें ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कांग्रेस सेशन ऑफ कभी दिसंबर 1920, कभी सितंबर 1920। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस मीटिंग में क्या हुआ। इस मीटिंग में सारे मेंबर्स आपस में बात किए और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। सीनियर लीडर्स ने कॉम्प्रोमाइज किया और जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था ना, उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया। ये डिसाइड हुआ कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों स्टार्ट हो गया, तो आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या। देखो, इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही है बच्चों। ठीक है, नॉन कॉपरेशन, अभी देखो, अब चैप्टर का सोल एक तरह से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को यही है, हम लोग को तीन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला था रॉलेट सत्याग्रह, जिसके बारे में आप लोग समझ गए कि आखिर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ। सेकंड है बच्चों हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर थर्ड है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली जो चैप्टर है ना, ये तीन मूवमेंट्स के ही अराउंड कहीं ना कहीं रोटेट करता है। अब देखो बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, हर जगह इस मूवमेंट को ना बच्चों अलग तरह से देखा जा रहा था। शहर में इस मूवमेंट का कुछ अलग मतलब था, इसको अलग तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा था। गांव में इन मूवमेंट्स का कुछ अलग मतलब था, इनको अलग तरह से प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, ट्राइबल रीजन में कुछ अलग मतलब था, उसी तरह से प्लांटेशन वर्कर्स इसको अलग तरह से देखते थे। हर जगह कहीं ना कहीं विजन थोड़ा डिफरेंट था। तो इंपॉर्टेंट यही है, हम लोग को यही समझना है, एक एक करके हम लोग हर जगह समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों टाउन्स, देखिए टाउन्स में जैसे ही बच्चों मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड हेडमास्टर लेफ्ट देयर जॉब। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल कंट्रोल जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, छोड़ दिए।
कि नहीं, गांधी जी ने कहा है ना कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, तो हम छोड़ते हैं। स्टूडेंट्स ने भी छोड़ दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, टीचर्स ने भी छोड़ दिया हम नहीं पढ़ाएंगे, जो हेडमास्टर्स है वो भी छोड़ दिए। ठीक है, जो लॉयर्स थे बच्चों, जो एडवोकेट्स थे ना, दे गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, उन्होंने बोल दिया कि नहीं छोड़ो, अब हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स जो थे वो लोगों ने भी अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं काम करेंगे। लॉयर्स ने कहा कि नहीं, हम लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंस। अब देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट, नॉट ऑल, यानी कि ज्यादातर जगहों पर तो काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किए गए थे, लेकिन हर जगह पे नहीं हुआ था। खासकर इसमें एक फेमस नाम है बच्चों, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट उस हद तक नहीं हुए थे। वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है जस्टिस पार्टी, उसने इलेक्शंस लड़ा था, और इलेक्शंस लड़ के उन्होंने बहुत अच्छा खासा उन्हें मेजोरिटी भी मिली थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? देखो बच्चों, जस्टिस पार्टी का मानना था ना कि नहीं देखो, हम आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन हम लोग इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे। क्यों इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि इलेक्शन ही एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपने आप को थोड़ा पावरफुल बना सकते हैं। एक्चुअली जो जस्टिस पार्टी थी ना बच्चों, वो गरीब शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे ना, जो डिप्राइव क्लास के लोग हैं, उन लोगों की पार्टी थी। उनको लगता था कि अभी तक जो हायर कास्ट के लोग हैं ना, खासकर ब्राह्मण्स लोग, वो लोग उनको दबाते आए हैं। तो अगर वो लोग इलेक्शन जीत कर काउंसिल इलेक्शन में जाएंगे तभी, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे तभी उनके पास थोड़ा पावर आ सकता है। इसीलिए उन्होंने इलेक्शंस लड़ा, वहां पर उन्हें मेजोरिटी भी मिली और वो लोग जाकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने। फर्दर देखो बच्चों क्या हुआ कि फॉरेन क्लोथ्स, इंग्लैंड से आने वाले जो कपड़े थे ना, उनको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, उनको बॉयकॉट करने के लिए और अपोजिशन को प्रेजेंट करने के लिए ना, खासकर ऐसा होता था ना बच्चों, जो शहर के फेमस चौक चौराहे होते थे ना, वहां पर सभी लोग अपना फॉरेन क्लॉथ, जो भी उनके घर में फॉरेन क्लॉथ है ना, वो लेकर आते थे। एक जगह पर ढेर लगाया जाता था और उनको जला दिया जाता था। ठीक है, यही चीज यहां लिखा हुआ है दैट द फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड एंड बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम खरीदेंगे नहीं, और जो पहले से घर पे मौजूद है उसको ले जाकर जला भी देंगे, जैसे हमारे यहाँ होलिका जलती है ना, उसी तरह से। क्योंकि ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था बच्चों, इस तरह से जला करना वो बाकी के जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा क्या हुआ बच्चों, देखो, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। अब पिकेटेड क्या होता है? देखो, ये एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है। देखिए बात क्या है ना बच्चों, देखो बहुत सारे लोग थे, जैसे विमेन खासकर कुछ एक्टिव मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करना उनका पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर देती थी नेशनलिस्ट पे। हमने देखा ही है कि रॉलेट सत्याग्रह के वक्त भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें नेशनलिस्ट लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो जो विमेन होती थी ना, वो लोग बच्चों खासकर इस तरह की चीज करती थी। और पिकेटिंग का मतलब होता है ना बच्चों, कोई भी ऐसे दुकान है ना, तो दुकान के सामने ऐसे लाइन लगाकर खड़े हो जाना, इस तरह से खड़े हो जाना ना कि दुकान का एंट्रेंस ब्लॉक कर देता। ठीक है, तो जो भी फॉरेन शराब की दुकान थी ना बच्चों, उनके सामने ये लोग खड़े हो जाते थे, एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते थे ताकि कोई भी आ जा ना सके लीकर शॉप में। तो ये भी एक तरीका था फॉरेन जो लीकर है उसको बॉयकॉट करने का। फर्दर क्या हुआ बच्चों, जो ट्रेडर्स थे ना, रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। अब देखो, ट्रेडर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। जो बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने साफी मनाही कर दिया कि नहीं, इंग्लैंड से आने वाले जो चीज है ना, उनमें हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। ठीक है, इंग्लैंड से भेजते हैं ना वो लोग, इंग्लैंड से कपड़ा भेजते हैं, लीकर भेजते हैं, जो भी भेजते हैं, लेकिन अगर लोकल दुकानदार मना कर दे कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, या लोकल मर्चेंट मना कर दे कि नहीं हम उसको मंगा के यहाँ मार्केट में नहीं स्प्रेड करेंगे, तो वो फॉरेन गुड्स बिकेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये सब से ना, ये सब स्टेप्स तो लिए गए, लेकिन सही में ये सब स्टेप्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। गांधी जी ने कहा था ना कि अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर दे तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया से खत्म हो जाएगा। और एक्चुअली ये चीज दिखने लगा बच्चों। देखिए क्या हुआ, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ halved between 1921 and 22, it value dropping from 102 crore to 57 crore। अब सोचो बच्चों क्या हुआ। ब्रिटिशर्स बच्चों हमारे देश में कब आए? ब्रिटिशर्स हमारे देश में एज ट्रेडर्स, एक बिजनेसमैन की तरह आए थे 1606 में। ठीक है, उनका रूल हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ? उनका रूल हमारे देश में बच्चों स्टार्ट हुआ 1757 में, बैटल ऑफ पलासी के बाद। ठीक है, अभी टाइम क्या चल रहा है? अभी टाइम चल रहा है बच्चों 1921। ठीक है, दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है,
और 1921 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देखो बच्चों 1606 से लेकर 1921 तक इतने लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ बिजनेस किया, हमारे यहाँ खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और इतने लंबे समय के एफर्ट के बाद उन्होंने पूरे इंडिया में 102 करोड़ का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया था। आज से 100 साल पहले के लिए बच्चों ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही इंडियंस ने कॉपरेट करना बंद किया, एक साल के अंदर अंदर ये वैल्यू गिर के कहां आ गया। सोचो बच्चों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर में उन्होंने जिस चीज को बिल्ड किया ना, एक साल में इस चीज को आधा कर दिया हम लोगों ने। मतलब गांधी जी की बात सही में सच थी। 1-2 साल और ये मूवमेंट चल जाता तो सही में ब्रिटिशर्स की हालत बहुत खराब हो जाती, वो सही में छोड़कर चले जाते हैं। अब लेकिन देखो बच्चों, किसी भी चीज का ना दो साइड होता है, ठीक है। किसी भी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं ना। अब हम लोग उन चीजों को भी देखेंगे। देखो ये सारी चीजें तो हो रही थी, अब इनका नुकसान क्या था। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, इन लोगों ने छोड़ तो दिया कि हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बदले में कुछ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो होने चाहिए ना, कि जहां ठीक है यहां छोड़ दिया तो वहां पर पढ़ाएंगे। अगर ऐसे कोई स्कूल होंगे ही नहीं जो इंडियन है, कोई ऐसे कॉलेज होंगे ही नहीं जो इंडियन है या नेशनलिस्ट हैं, तो आखिर ये बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? या फिर ये जो टीचर है, हेडमास्टर है, ये लोग कहां नौकरी करेंगे? कितने दिन बिना पैसे के रह सकते हैं? सोचो, पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यही चीज हुआ, एज द अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम। अच्छा देखो, अब ऐसा नहीं था कि नहीं थे तो बनाए नहीं जा रहे थे, बन रहे थे, ठीक है, हर जगह कुछ कुछ बन रहे थे, लेकिन उनके बनने का जो पेस था ना वो बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। एक साल दो कोई 1 या 2 इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। एक इंस्टीट्यूट में कितने 10, 15, 20, 25 टीचर्स को जॉब मिलेगा, एक साल में 25 टीचर्स को जॉब मिलेगा, जहां हजारों लाखों लोग जॉब छोड़ रहे हैं, तो बाकी के लोग कहां जाएंगे? इसीलिए बच्चों ये जो मूवमेंट है ना धीरे धीरे स्लो पड़ने लगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, शुरू में तो उत्साह में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में वापस ज्वाइन करना पड़ गया। यही केस था एडवोकेट्स के साथ भी। एडवोकेट्स ने बच्चों अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी कि नहीं, हम लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिश कोर्ट के पार्ट नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनोगे तो फिर भैया करोगे क्या? जिंदा तो रहना है ना, खाना खाना है ना, परिवार का ध्यान रखना है ना, पैसा चाहिए उसके लिए, तो क्या करोगे? पढ़े लिखे हो, आपने लॉ की पढ़ाई करी है तो लॉयर ही बनोगे ना, और कोर्ट हमेशा गवर्नमेंट का ही होता है। तो अब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे जो लॉयर्स थे वो भी धीरे धीरे बैक हो गए अपने गवर्नमेंट कोर्ट्स में कि चलो भैया कोई ऑप्शन नहीं है, काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम इधर ही था बच्चों। देखो जैसे काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट करने की बात थी, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मद्रास में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उन्होंने इलेक्शंस लड़ा था क्योंकि उनको लगता था कि यही एक तरीका है जिससे हम लोग को थोड़ा पावर मिल सकता है। अब देखो बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे देश में। ब्रिटिशर्स तो एक दुश्मन थे ही, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के जो इंडियंस है वो लोग भी आपस में कास्ट जैसी फालतू चीजों में डिवाइडेड थे और एक दूसरे को दबा रहे थे। तो जब हम लोग इतना ज्यादा डिवाइडेड रहेंगे तो कोई ना कोई फॉरेन पावर आकर हम पे रूल करेगा ही, यही कारण था, ठीक है। तो ये अब इनका भी मजबूरी था, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, एक और चीज क्या थी कि जैसे ही इन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया तो आखिर क्या पहनेंगे? गांधी जी ने कहा कि हम लोग खादी पहनेंगे, खादी इंडिया का है, सब कोई चरखा चलाएगा, खादी बनाएगा, खादी पहनेंगे। तो पहले सब कोई चरखा नहीं चलाता था बच्चों, ठीक है, गांधी जी ने ये कंसेप्ट बाद में दिया। अब देखो खादी के साथ प्रॉब्लम क्या था ना, देखिए मैं आपको बहुत एक सिंपल बात बताता हूं। कोई कपड़ा है जो कि फैक्ट्री में बना है और कोई कपड़ा है जो हाथ से बन रहा है। जब कोई कपड़ा बच्चों फैक्ट्री में बन रहा है तो वहां बड़ी बड़ी मशीनें जो एक दिन में 1000 या 5000 या 10,000 कपड़ा बना रही है। दूसरे तरफ अगर कोई हाथ से बच्चों कपड़ा बन रहा है तो कोई भी एक वर्कर एक दिन में कितना कपड़ा बना लेगा? एक भी नहीं बना पाएगा। उसको एक ही कपड़ा कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो क्योंकि प्रोसेस स्लो था तो कपड़ा तो महंगा होगा ही ना। एक दिन में वहां 10,000 कपड़े बन रहे हैं और यहाँ 5 दिन में 4 कपड़े बन रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि धीरे धीरे चीजें बन रही हैं तो प्रोसेस स्लो है, तो कपड़े महंगे थे। खादी का कपड़ा भी इस वजह से महंगा था। अब महंगा कपड़ा हमारे देश में उस वक्त सब कोई अफोर्ड कर नहीं सकता था। ऑलरेडी गरीबी बहुत ज्यादा थी, आज भी गरीबी बहुत ज्यादा है, उस वक्त तो और आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन होगा।
तो लोग अफोर्ड ही नहीं करते थे। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा था देन द मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। तो अब गरीब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, धीरे धीरे उन्हें फॉरेन क्लोथ्स की तरफ ही वापस जाना पड़ा। ठीक है, ट्रेडर्स भी बच्चों फिर से फॉरेन क्लोथ बेचने लगे, क्योंकि ट्रेडर्स वही बेचेंगे ना जिसका मार्केट में डिमांड है। कस्टमर फॉरेन क्लोथ मांग रहा है तो वो फॉरेन क्लोथ ही बेचेंगे। अब इस तरह से बच्चों देखो मूवमेंट जो था ना वो टाउन में स्टार्ट हुआ, बहुत इंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट हुआ, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे खत्म भी कैसे हो गया ये चीज हम लोगों ने देखा। यहां बच्चों शहरों की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं गांव की ओर। ठीक है, गांव की ओर जाने के पहले ये कुछ इमेजेस है, उनको आप देख लीजिए। देखिए, चरखा जो था बच्चों वो खादी को सिंबलाइज करता था, तो इस तरह से बड़े बड़े मॉडल्स बनाकर रोड्स पे इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था। ठीक है, ताकि लोगों तक एक मैसेज जा सके। और यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों की जो फॉरेन क्लोथ्स है ना उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको ह्यूज बॉनफायर में जलाया जा सके। अब बच्चों देखो यहाँ आपको बहुत अच्छी बात दिखेगी। क्या अच्छी बात दिखेगी? रॉलेट सत्याग्रह के वक्त हम लोगों ने ये रियलाइज किया था कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड नहीं है, इस वजह से ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ आप देखो बच्चों, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, ये जो जेंटलमैन है ये आपको मुस्लिम दिख रहे हैं, ये जो जेंटलमैन है ये हिंदू है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इस्लामिक फ्लैग भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग भी जो थे ना वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि गांधी जी ने पहले दिमाग लगाया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया था। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स दिखेंगे। ये जो जेंटलमैन है ये एक हिंदू पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो बहुत सारे मुस्लिम आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे, मुस्लिम फेथ के फॉलोअर्स। तो ये देखो बच्चों बहुत अच्छी बात थी। मतलब पहले मूवमेंट में जो कमी थी वो हम लोगों ने सीखा और कहीं ना कहीं उसे दूर करने की जो कोशिश की वो रंग ला रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे थे। टाउन्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा कंट्री साइड के बारे में। देखो बच्चों, कंट्री साइड कहते हैं ना दूर दराज का क्षेत्र, देहाती इलाका। ठीक है, अब इसमें दो तरह की चीजें आती हैं, इसमें गांव भी आता है और इसमें ट्राइबल रीजन भी आता है। ठीक है, मतलब जंगल का जो एरिया होता है। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग रूरल एरिया के बारे में पढ़ते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गांव का इलाका। ठीक है, यहां जो मूवमेंट था ना बच्चों ये मेनली पीजेंट्स ने कैरी फॉरवर्ड किया। पीजेंट्स मतलब जो छोटे किसान होते हैं, हिंदी में हम लोग इसे रैयत कहते हैं, लेकिन मुझे पता है आपको रैयत नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं भी जब आपकी एज में था तो मुझे भी नहीं पता था रैयत का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब है छोटे किसान। अब गांव में ऐसे भी ज्यादातर लोग किसान होते हैं ना, तो किसान लोग ही गांव में मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखो बच्चों यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा अलग था। ना गांव में कोई स्टूडेंट था, ना हेडमास्टर था, ना लॉयर था, ना बैरिस्टर था। गांव में कुछ और लोग थे। ठीक है, अब पीजेंट्स थे। अब पीजेंट्स का प्रॉब्लम भी अलग होता है। इनके साथ देखो बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ये भी मैं पहले आपको बता देता हूं। इन लोगों को लीड किया मेनली बाबा रामचंद्र ने। किस रीजन में? अवध के रीजन में। अवध मतलब बच्चों सेंट्रल उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है ना उसको 3-4 पार्ट में ऐसे जनरली पहले बटा हुआ था। जो ईस्टर्न रीजन है ना उसे हम लोग कहते थे पूर्वांचल, अभी भी पूर्वांचल कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे। वेस्टर्न रीजन को कहा जाता है रोहिलखंड, सदर्न रीजन को कहा जाता है बुंदेलखंड, और बीच का जो रीजन होता है ना वो था अवध। तो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में बच्चों बाबा रामचंद्र जी नाम के एक इंसान ने पीजेंट्स को लीड किया, वो उनके लीडर बने। अब जरा गांव वाले इन पीजेंट्स के का प्रॉब्लम क्या था ये देखो। ये जो पीजेंट्स थे ना बच्चों ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, ये अगेंस्ट थे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ये लोग ब्रिटिशर्स को उतना नहीं जानते थे, इतना जानते थे हाँ ठीक है वो साहब है उधर बैठता है। इनका प्रॉब्लम थे ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि किसानों से डायरेक्टली टैक्स यही लोग लेते थे, या तो जमींदार लोग लेते थे या फिर लैंड तालुकदार लोग लेते थे। अब तो ये लोग इन्हीं के दुश्मन थे ना, जो इनसे टैक्स लेगा, बहुत ज्यादा टैक्स लेगा, एग्जॉर्बेंटली हाई टैक्स लेगा, उन्हीं के दुश्मन होंगे ये। अब देखो एक और केस था, सिर्फ इतना ही नहीं था। जो गरीब लोग थे ना बच्चों उनसे जबरदस्ती बेगार भी कराया जाता था। बेगार का मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, मतलब काम करो लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और ये किनके लैंड्स में इनको करना पड़ता था? जो लैंडलॉर्ड जमींदार लोग थे ना ये अपने खेत में इन पीजेंट से बेगार करवाते थे, काम करवाते थे, पैसा भी नहीं देते थे। तो पीजेंट्स के लिए उनके असली दुश्मन एक्चुअली ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड लोग थे। इसीलिए देखो पीजेंट का जो मूवमेंट था ये एक अलग तरह से स्टार्ट हुआ। देखिए बच्चों द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू। इनका जो मेन डिमांड था कि भैया टैक्स कम करो, हमको प्रॉब्लम है टैक्स से। ठीक है, मेरे लिए ये कम कर दो, मेरे लिए आजादी का यही मतलब है। सेकंड, एबोलिशन ऑफ बेगार।
एबोलिशन मतलब किसी चीज को खत्म करना बच्चों, उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करना है कि नहीं बेकार को खत्म करो, ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। थर्ड क्या था, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो देखिए कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं ना बच्चों, वो गांव वालों का ध्यान भी रखते हैं, ठीक है नहीं थे, और कुछ कुछ एक्चुअली ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे जो गांव वालों को परेशान करते थे, उन लोगों से जबरदस्ती पैसा लेते थे, उनकी जमीन पे कब्जा कर लेना, उनसे जबरदस्ती काम कराना, उसको पैसा भी नहीं देना, मतलब एक तरह से उनका सारा पैसा छीन कर अपने पास ले लेना। तो इन पीजेंट्स का थर्ड डिमांड ये था बच्चों कि जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है ना, मतलब ऐसे लैंडलॉर्ड जो हम लोगों को परेशान करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए, उन्हें सोशली बॉयकॉट करिए। अब इसके लिए देखो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया ना कि नाई धोबी बैंड्स बनाए। अब ये नाई धोबी बैंड्स क्या था बच्चों, देखो नाई आप लोग जानते हो बार्बर और धोबी वॉशरमैन, तो ये लोग क्या किया ना कि नाई और धोबी का ग्रुप बनाया और इन्होंने ये डिसाइड किया ना कि अब ये जो सोशल बॉयकॉट है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है ना, इनको नाई और धोबी का सर्विसेज ही नहीं देंगे। मतलब ना कोई बार्बर इनके हेयर कट करेगा, ना इनकी कोई सेविंग करेगा, ना इनके घर पे कोई आदमी जाएगा जो इनके क्लोथ्स को वॉश करेगा, ना ही कोई वॉशरमैन इनके घर से क्लोथ्स लेकर जाकर वॉश करके इनको देगा। अपना कपड़ा खुद धो आप लोग, ठीक है, लेकिन बाल कहाँ काटोगे, उसके लिए तो जरूरत है ना, ठीक है। तो ये एक तरीका था बच्चों सोशल बॉयकॉट करने का, बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग तरीका था और थोड़ा फनी भी था, लेकिन था बहुत इफेक्टिव। फिर आगे चलकर बच्चों देखो क्या हुआ ना कि जनवरी 1920 में जवाहरलाल नेहरू, जो अभी तक बहुत फेमस नहीं थे, अभी तक आप उनका नाम नहीं सुने हो किसी भी चीज में, अब धीरे धीरे वो उभर रहे थे, वो अभी एक यंग लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू बच्चों इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ है जो कि अवध के क्षेत्र में ही आता है। तो जवाहरलाल नेहरू भी जो है ना बच्चों, वो एक सोशलिस्ट लीडर है, ठीक है, और वो पीजेंट्स के लिए काम करना चाहते थे। इसीलिए उनके अर्ली एज में जनवरी 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के रीजन में चारों तरफ घूमना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि वो घूम घूम कर जानना चाहते थे कि आखिर ये जो फार्मर्स हैं इनके क्या प्रॉब्लम है, ताकि इनके प्रॉब्लम्स को एंड करने के लिए वो कुछ काम कर सके। फाइनली अक्टूबर 1920 में बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे कहा जाता है अवध किसान सभा। कब बनाइए? अक्टूबर 1920 में। किन्होंने बनाया? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है कि अवध किसान सभा कब बना, किन्होंने बनाया, कौन हेड थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अवध किसान सभा बना, किसानों को ये चीज बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि किसानों के फेवर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था, किसानों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। और ये इतना फेमस हुआ ना कि आने वाले एक महीने के अंदर अंदर अवध किसान सभा के 300 से ज्यादा ब्रांचेस और ओपन हो गए। मतलब अवध किसान सभा अपने आप में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन बच्चों अब देखो प्रॉब्लम क्या था। अभी तक तो हम लोगों ने सारी अच्छी अच्छी चीजें सुनी ना, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी समझते हैं। प्रॉब्लम ये था ना बच्चों कि जो पीजेंट्स है ना, उनका मूवमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था। गांव के लोग थे, उतना लिटरेट नहीं थे, ठीक है, तो ऐसे भी फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे ये लोग, तो उतना मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी इनके अंदर, ये कहना चाहिए। तो इनका तरीका अलग था। इनका तरीका क्या था? जो बदमाश है उसको पनिश करना है, मतलब घर से लाठी निकालो उनको मारने लगो, और यही चीजें यहां भी कर रहे थे। देखिए, द पीजेंट मूवमेंट हाउ एवर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। मतलब पीजेंट मूवमेंट इस तरह से डेवलप किया ना जिस चीज को कांग्रेस लीडरशिप नहीं सपोर्ट कर सकता था, उस चीज से अनहैप्पी था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप बच्चों हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता था, ये लोग अब वायलेंस कर रहे थे। ये लोग क्या करते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो तालुकदार हैं उनके घर को अटैक कर देते थे, ठीक है। गांव में जो रेलवे स्टेशन वगैरह या जो पोस्ट ऑफिस छोटा मोटा होता था या थाना पुलिस स्टेशन होता था, उसको अटैक कर देते थे। इसके अलावा बहुत जमींदार ऐसे भी होते थे बच्चों की, गरीब लोगों के घर में खाना खाने को नहीं है, वो अपने घर में अनाज जमा करके रखते थे, तो ये लोग वैसे जमींदारों को भी अटैक करते थे और उनके घर में जितना भी अनाज वगैरह जमा करके रखा गया है ना, उसको लूट लेते थे और लूट कर अपने साथ ले आते थे। अब क्योंकि अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट था। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इवोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। मतलब ये लोग ये सब जो काम कर रहे थे ना, इसके लिए ये लोग गांधी जी का ही नाम इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं नहीं गांधी जी ने ही ऐसा करने को कहा है। इनफैक्ट इन्होंने यहां तक कह दिया ना कि गांधी जी ने ही कहा है कि हमें टैक्स नहीं देना है। हालांकि ये बात सच नहीं थी बच्चों, ये एक रूमर था। गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि टैक्स नहीं दो। गांधी जी ये कहते थे कि जो गलत टैक्स है वो मत दो।
मतलब जो एक्स्ट्रा और बहुत ज्यादा टैक्स वो लोग मांग रहे हैं ये आप मत दीजिए, लेकिन जितना सही सही बनता है उतना दीजिए, क्योंकि उतना आप दीजिएगा तभी देश चलेगा, तभी सरकार चलेगी। लेकिन इन्होंने एक अफवाह उठ गई कि नहीं गांधी जी ने टैक्स देने को मना किया है, तो ये लोगों ने टैक्स देना मना कर दिया। टैक्स देने से इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे। फिर एक अफवाह उठी कि गांधी जी ने बोला है कि भैया ये जो लैंडलॉर्ड्स है और ताल्लुकदार से इनको मारो। तो सारे गलत काम गांधी जी के नाम पे हो रहे थे। तो धीरे धीरे गांधी जी ने और कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट करना छोड़ दिया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ, ट्राइबल एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ना कि कंट्री साइड में दो तरह के एरिया होते हैं, रूरल एरिया भी होते हैं और ट्राइबल एरिया भी होते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र भी होता है और जंगल का भी इलाका होता है। अब देखो बच्चों ट्राइबल्स के ना प्रॉब्लम क्या थे, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स का अलग प्रॉब्लम था, वो लोगों के जीवन में अलग दुख था। प्रॉब्लम ये था ना बच्चों की जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको जंगल की लकड़ी, जंगल का फल सब कुछ चाहिए था, उनको बस पैसा से मतलब था। अब ट्राइबल जो हमेशा जंगल में ही रहते हैं उनके तो बच्चों एक तरह से जीवन का आधार है जंगल। उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया है, उनके घर जंगल में होते हैं। ठीक है, उनको खाना पीना सब कुछ जंगल से मिलता है। इनफैक्ट अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो उसके लिए भी वो लोग जंगल से ही कोई हर्ब्स यूज करते हैं। मतलब पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है बच्चों ट्राइबल्स का लाइफ। अब ये जो ट्राइबल्स है ना ये जंगल की लकड़ी ना ले सके या जंगल के फल ना ले सके, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें जंगल से ही बाहर निकाल दिया था। अब इस बात से ये लोग बहुत दुखी थे। इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गलत तो किया ही है, साथ ही साथ हमारे जो लाइफ का बेसिस है, हमारे जीवन का जो आधार है, जिस चीज के बेसिस पे हम लोग आज तक जिंदा थे, वो बेसिस वो आधार ही हमसे छीन लिया। फिर भी यहां तक तो बच्चों इन लोगों ने थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में देखो बच्चों जो गवर्नमेंट है ना वो इतने से भी नहीं मानी और ज्यादा बदमाशी करना चाहती थी। अब क्या हुआ कि जंगल के एरिया में जो भी वो लोग लकड़ी काटेंगे, फल काटेंगे, उसको लाने ले जाने के लिए रोड्स चाहिए ना, तो जंगल में रोड बनाना था, रोड बनाने के लिए मजदूर चाहिए। तो ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल्स को ही फोर्स करने लगे कि आप लोग ही बेगार करो, ठीक है, मतलब काम करो बिना पेमेंट के, ठीक है, रोड बनाओ, रोड बनाकर हमको दो जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और पैसा कमाएंगे। अब ये बात ट्राइबल्स से बर्दाश्त नहीं हुई, ट्राइबल्स को बहुत गुस्सा आया और ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया। ये रिवोल्ट बच्चों ज्यादातर कहां हुआ, देखिए कुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यहां पर ये रिवोल्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हुआ। कौन था लीडर, लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू जी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे, इनकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा सुनना। पहले अभी थोड़ा सा और सुन लो। देखो बच्चों ये लोगों का जो तरीका था ना वो थोड़ा अलग था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज करते थे। ठीक है, देखिए यहां पर भी लिखा है ना, यहां पर भी गुरिल्ला मूवमेंट लिखा है, आप लोग बुक में भी रीड करोगे तो आपको गुरिल्ला मूवमेंट या गुरिल्ला वॉरफेयर पढ़ने को मिलेगा। तो आखिर ये क्या होता है, हिंदी में बच्चों हम लोग इसे कहते हैं छापामार युद्ध। इसमें क्या होता है ना बच्चों, देखो जो ट्राइबल्स हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तीर धनुष वगैरह होगा। ठीक है, तो तीर धनुष से वो लोग ब्रिटिश गन्स का सामना कैसे करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे ना बच्चों, जंगल में छुप जाते थे, क्योंकि ट्राइबल्स को जंगल के बारे में सब कुछ उसका एकदम जंगल का चप्पा चप्पा बहुत अच्छे से पता है, ब्रिटिशर्स को नहीं पता है। और जब ब्रिटिशर्स क्रॉस कर रहे होते थे ना तो पीछे से उनके ऊपर अटैक करके उनको अचानक से मार देते थे। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध, छुप के पीछे से अटैक करके अचानक किसी को मार देना। अब देखो बच्चों थोड़ा सा आपको अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे ना बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे। इनका कहना था ना कि देखो भाई और बहनों, मतलब ये लीडर थे ट्राइबल्स के, थे नहीं लीडर बन गए। तो ये क्या कह के उन लोगों को कन्विंस किया, ये इनका कहना था कि देखो मैं भगवान का अवतार हूं, ठीक है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, बता सकता हूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स की बंदूक की गोलियां है ना वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ब्रिटिशर्स मुझे गोली मारेंगे लेकिन मुझे कुछ होगा नहीं। और इन सब बात देखो इतना सब कुछ कहते थे ना, मतलब सिंपली ऐसा ही कह दिया कि देखो मैं भगवान ही हूं तो मुझे भगवान ही मान लो। तो जो ट्राइबल्स थे बेचारे भोले भाले वो लोग मानने लगे इनकी बात। अब देखो राजू जो था ना बच्चों वो उनके कुछ कंसेप्ट्स गांधी जी से मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे। जैसे राजू टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ही वाज inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking। मतलब
गांधी जी की कुछ कुछ बातें राजू को, अल्लूरी सीताराम राजू जी को बहुत अच्छी लगती थी। जैसे गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, उससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इन्होंने देखा था कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स का बिजनेस बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, ब्रिटिशर्स परेशान हो गए हैं। तो इन्होंने अपने लोगों को भी कहा कि देखो तुम लोग भी अब खादी पहनो और शराब पीना छोड़ दो, ठीक है। लेकिन एक बात थी जिसपे अल्लूरी सीताराम राजू जी गांधी जी से एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि देखो गांधी जी आप सब कुछ सही बोल रहे हो, नॉन कॉपरेशन करना चाहिए बिल्कुल सही है, खादी पहनना चाहिए बिल्कुल सही है, फॉरेन लीकर नहीं पीना चाहिए बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी एक बात सही नहीं है, आप कहते हो कि नॉन वायलेंस फॉलो करो, ये मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को फ्रीडम चाहिए तो हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ लड़ाई करके ही हम लोग खुद को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहां लिखा है हाईलाइट करके रेड कलर में, बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड, मतलब इंडिया कुड बी फ्रीड, लिबरेट करने का मतलब होता है बच्चों आजाद करना, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। अब ठीक है सब कुछ सही था, लेकिन इसीलिए देखिए क्या हुआ कि अल्लूरी सीताराम राजू जी ये सब तो बोले कि खादी पहनो और शराब पीना छोड़ो, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट को भी स्प्रेड किया। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन गुदेम हिल्स, गुदेम हिल्स का नाम याद रखना बच्चों, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यही ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कब इन्होंने स्टार्ट किया? अर्ली 1920s में, ठीक है, यानी कि 1921-22 के आसपास इन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की, ठीक है। अब इस चीज को तो कांग्रेस या फिर गांधी जी कभी सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना। तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड, ओके क्या लिखा है, हाँ सॉरी, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। इस तरह के मूवमेंट को कभी भी कांग्रेस अपना सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए धीरे धीरे कांग्रेस ने ट्राइबल्स के मूवमेंट से भी दूरी बना ली कि नहीं ये जो ट्राइबल्स का मूवमेंट है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं है। अब कुछ दिनों बाद बच्चों, कुछ दिनों तक तो ये गुरिल्ला मूवमेंट बहुत चला, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की जान गई, बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे उनकी भी जान गई, ठीक है। फाइनली राजू को बच्चों पकड़ लिया गया, ठीक है। 1924 में ब्रिटिशर्स ने बहुत मेहनत के बाद उसे अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद बच्चों उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उसे फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो राजू जी तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी बन गए, इतने फेमस पर्सनालिटी बन गए कि आगे चलकर वो एक फोक हीरो बन गए, मतलब रीजनल हीरो बन गए। आगे मतलब आने वाले समय में जो छोटे बच्चे आते थे ना, तो छोटे बच्चों को उनकी माँ ये कहानी सुनाती थी कि सुनो बच्चों, एक अल्लूरी सीताराम राजू जी थे, उन्होंने हमारे लिए ये किया, ठीक है। जैसे हमारे लिए भी बहुत सारे हीरो है ना, महात्मा गांधी हमारे हीरो हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह से इस रीजन के जो लोग हैं वो अभी भी राजू जी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा करते हैं कि हाँ वो एक ग्रेट पर्सनालिटी थे, उन्होंने हमारे लिए ये सब किया और उनके वक्त में हमें बहुत सारा सक्सेस भी मिला। अब चलो बच्चों देखो, हम लोगों ने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, रूरल रीजन के बारे में पढ़ लिया, टाउन्स के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा आते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। अब देखो बच्चों प्लांटेशन होता क्या है पहले समझ लो। प्लांटेशन का मतलब देखो बच्चों, आप लोगों का ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर है एग्रीकल्चर चैप्टर, चैप्टर 4 है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। जब हम लोग महात्मा गांधी के अर्ली मूवमेंट्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको चंपारण के इंडिगो फार्मर्स और इंडिगो प्लांटर्स के बारे में बताया था। देखो बच्चों क्या होता है ना कि जब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम लोग बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं ना, और उसका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, तो ऐसे ही फार्मिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और ऐसे जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में फार्म्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा या इंटरनेट पे आप इमेजेस भी देख सकते हो, किसका? टी प्लांटेशन का। हमारे देश में चाय की खेती होती है ना, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के एरिया में, इसके बाद आसाम के एरिया में, तो वहां क्या होते हैं बच्चों, टी के प्लांटेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खेत होते हैं, ठीक है। इनके ओनर कौन थे? इनके ओनर थे बच्चों ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास पैसा था ना, तो बड़ा बड़ा बिजनेस वही लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, इतना बड़ा जमीन वही खरीद सकते हैं। इनमें काम कौन करते थे? काम करने वाले तो इंडियंस थे, गरीब लोग ही काम करेंगे ना, इंग्लैंड से तो कोई गरीब आदमी आएगा नहीं इंडिया में काम करने के लिए, यहीं के लोग काम करते थे। अब देखो बच्चों इनका प्रॉब्लम क्या था, इनका प्रॉब्लम था ये रेड कलर का एक रूल यहां लिखा हुआ है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ ये भी नहीं भूलिएगा, 1859 में। इस नियम में यह कहा गया ना बच्चों, ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि प्लांटेशन में जो भी आदमी काम करता है ना, ठीक है,
वो उस खेत से बाहर जा ही नहीं सकता है। जैसे इमेजिन करिए, मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर बना देता हूं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है, टी का गार्डन है रेक्टेंगुलर। इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टी गार्डन में बहुत सारी महिलाएं काम कर रही है ना। अब इनका प्रॉब्लम क्या था ना कि इस एक्ट के अंदर इनको परमिशन ही नहीं था कि ये खेत से बाहर आप जा सकते हैं। अब ये तो बहुत खराब बात है ना बच्चों। हाँ, ये कहा गया था कि ठीक है, आपको अगर बाहर जाना है तो आप पहले आकर मेरे पास परमिशन लीजिए, हम आपको परमिशन देंगे, आप बाहर जा सकते हो। लेकिन ये बस कहने की बात थी, क्योंकि परमिशन कभी मिलता नहीं था। जाते थे ये लोग, परमिशन मांगते थे, लेकिन कभी मिला ही नहीं। तो ये लोग बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे कि क्या करें क्या करें। अब देखो बच्चों, ऐसे में देखो मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। मान लो कोई गरीब आदमी है, किसी स्टेट का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है या झारखंड है या यूपी है, ये नेबरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई गरीब आदमी है, उसको पता चला कि अच्छा वहां पर काम है। और खासकर वो लोग जाते थे ना बच्चों जिनका अपना जमीन नहीं होता था गाँव में। जिनके पास अपनी जमीन होती थी वो अपने गाँव में खुद से खेती करके जिंदा रह लेते थे। पैसा नहीं कमाए, लेकिन खाने पीने जितना तो हो जाता था ना। अब जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी वो लोग बच्चों काम की तलाश में इस तरह से प्लांटेशन में जाते थे। अब एक आदमी जो अपने गांव में अपने परिवार को, अपने छोटे बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने बूढ़े मम्मी पापा को छोड़कर आया है ताकि पैसा कमाए, ताकि उनको सपोर्ट कर सके। अब यहाँ आया है, पैसा कमा रहा है, लेकिन गांव जा ही नहीं सकता है। उस वक्त मनी ऑर्डर भी तो नहीं था ना, या फिर पेटीएम भी तो नहीं था ना कि यहीं से गांव पे पैसा भेज दिए। अब बेचारा यहीं फंसा हुआ है, उसको पता भी नहीं कि गांव में उसके जो बूढ़े माँ बाप थे वो है जिंदा भी है कि नहीं रहे, उसकी पत्नी ठीक ठाक है या बीमार है, उसके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, बीमार है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे पैसे का क्या काम। इसलिए लोग बहुत परेशान थे, अपने आप में ही घुटे हुए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। तो जब बच्चों महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया ना, तो इन लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपना ही एक डेफिनेशन बना लिया। इनके हिसाब, जैसे देखो अभी तक हम लोग यही सब समझते हैं ना, गांव के लोगों ने अपना डेफिनेशन बनाया, ट्राइबल्स ने अपना डेफिनेशन बनाया, इन लोगों ने भी अपना डेफिनेशन बनाया। इन्होंने ये माना ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा है कि कोई भी नियम नहीं मानो, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट खराब नियम है, हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि पता है सिचुएशन अब समय बदलने वाला है, अब अच्छा टाइम आने वाला है। मोदी जी ने भी कहा था ना जब उनका रूल आया था 2013 में, जब वो इलेक्शन जीत के आए थे, तो पहला वर्ड उन्होंने जीतने के बाद यही कहा था कि अच्छा वक्त आने वाला है। हम लोग आज देख ही रहे हैं कितना अच्छा वक्त है। तो इनको भी ऐसा ही लगा बच्चों कि अच्छा समय आने वाला है। आने वाले समय में गांधी राज होगा, गांधी जी का राज होगा, और गांधी राज में हर एक आदमी को अपने ही गांव में जमीन मिल जाएगी जहां वो खेती कर सके। तो मुझे अपने गांव में जमीन मिल जाएगी तो मैं क्यों रहूंगा यहाँ, नहीं रहूंगा यहाँ, जाऊंगा यहाँ से। और इसी तरह से बच्चों सारे लोग जो थे ना वो रूल को वायलेट करते हुए प्लांटेशन से बाहर निकल गए अपने अपने गांव की ओर। लेकिन अब क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों चालू था, हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा रखा था, तो इसी वजह से ना कोई ट्रेन चल रहा था, ना कोई बस चल रहा था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा ना, जो लेबर थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो पैदल ही सब घर आ रहे थे। तो इन लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी पैदल जाएंगे। पैदल जाने लगे, लेकिन बीच में एक जगह एक नदी आ गई। अब नदी को कैसे क्रॉस करें, ना कोई बोट चल रही है, ना कोई स्टीमर चल रहा है। तो ये लोग बच्चों नदी के पास आकर फंस गए। पीछे से जो प्लांटेशन ओनर्स थे बच्चों, वो पूरे फौज के साथ आ रहे थे। उन लोगों ने इन्हें देख लिया, इन्हें पकड़ लिया और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया, और वापस फार्म में ले जाकर इन्हें से काम कराया जाने लगा। इन्होंने भी बहुत बच्चों इंथुजियाज्म दिखाया, लेकिन फाइनली ये लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। और इनका भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। इन लोगों का मानना था कि इनके जो सफरिंग्स है, जो ट्रबल्स है, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने हर एस्पेक्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा। हम लोगों ने टाउन्स के एस्पेक्ट में समझा, उसके बाद फिर कंट्री साइड में रूरल एरिया के एस्पेक्ट में समझा, ट्राइबल एरिया के एस्पेक्ट में समझा, फिर हम लोगों ने प्लांटेशन वर्कर्स के भी, उनके भी सोच को थोड़ा समझा, और हर जगह ये भी देखा कि कैसे ये मूवमेंट खत्म भी हुआ। अब देखो बच्चों, इसमें एक पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी क्या थी बच्चों, देखिए अभी तक क्या था ना कि सब लोग अपने लिए काम करते थे, अभी भी अपने ही लिए काम कर रहे थे। अगर शहर को छोड़ दिया जाए तो गांव, ट्राइबल एरिया और प्लांटेशन में इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पॉलिसीज को फॉलो करता हो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ देखा था ना, गांधी जी ने बताया था कि हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है, तो ये सारी चीजें बस शहरों में फॉलो हुई थी। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज या बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये सब कुछ हमें शहर में होता हुआ दिखा था।
गांव में नहीं दिखा था, गांव में लोग अपने प्रॉब्लम्स को के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ट्राइबल एरिया में भी लोग अपने प्रॉब्लम के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और प्लांटेशन वाले लोग भी अपने प्रॉब्लम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन एक चीज कॉमन थी बच्चों, कॉमन क्या थी? सबकी लड़ाई अपनी थी, लेकिन सब ने ये माना कि हमारे लीडर कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। और एक और बात बच्चों माना कि हमारा जो एक कॉमन एनिमी है वो है ब्रिटिशर्स, और खुद को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा भी। हालांकि हर जगह उनके जो तरीके थे वो फॉलो नहीं हुए, जिसकी वजह से बाद में कांग्रेस ने खुद को या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उनके मूवमेंट से अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने तो यही कहा ना कि नहीं, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही पार्ट हैं। तो बच्चों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्ट्री था महात्मा गांधी के लिए और हम लोगों के लिए भी। ठीक है, जो सिटीजन थे इंडिया के उस वक्त, उनके लिए भी, क्योंकि ये पहली बार था बच्चों जब हम लोगों ने एक कॉमन मूवमेंट से अपनी आइडेंटिटी जोड़ी थी। ऑल ओवर इंडिया पे ये चीज हुआ था। ठीक है, भले ही ट्राइबल्स अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। भले ही जो पीजेंट्स लोग हैं अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही खुद को पार्ट बना रहे हैं। शहर के लोग भी खुद को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स भी खुद को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बता रहे हैं। तो ये बच्चों एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ठीक है, हम सभी लोग भले ही अलग थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज सीख ली। क्या चीज सीख ली? यूनाइटेड खड़े होना। ठीक है, खुद को एक दूसरे से जोड़ कर देखना और खुद को देश का एक हिस्सा बनाना। ये एक बहुत बड़ा बच्चों एडवांटेज था और अचीवमेंट था, मैं कहूंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, आई बिलीव अभी आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो बच्चों, सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सिचुएशन को खराब करने में हमेशा से बहुत माहिर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हुआ। सिमिलरली बहुत वैसा ही चीज हुआ जो हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह में देखा था। उत्तर प्रदेश में बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। वहां पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है, छोटा सा एरिया है जिसका नाम है चौरी चौरा। अभी भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा है, एकदम बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास में ही है। ये भी आपको बच्चों मैप में बनाने आता है। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर कहाँ है। यहाँ क्या हुआ ना बच्चों की पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने बच्चों बदमाशी की, आकर कुछ पुलिस वाले उनके ऊपर फायरिंग कर दिए। उस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग मर गए। लोग गुस्सा हो गए, लोग पुलिस वाले को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। पुलिस वाले सारे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, अंदर से गेट बंद कर लिए, खुद को छुपा लिए। इन लोगों ने कहा चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग कहाँ बाहर आने वाले थे, बाहर आते तब भी अच्छा नहीं होता, तो वो लोग बाहर नहीं आए, अंदर ही छुपे रहे। तो ऐसे में बच्चों जो गांव वाले थे ना वो लोग बहुत गुस्सा थे। उन लोगों ने अपनों को मरते हुए देखा था, अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा था, अपने पार्टनर्स को मरते हुए देखा था, तो गुस्सा तो रहेगा ही ना। एक सडन मतलब एंथुसियाज्म तो रहता ही है। ठीक है, उन लोगों ने बच्चों इस गुस्से में क्या किया कि पुलिस स्टेशन को ही बाहर से आग लगा दिया कि जाओ, नहीं निकलोगे ना, बाहर रहो अंदर। अब इस इंसिडेंस में बच्चों उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे ना, सभी लोग जल गए और सभी लोग मर गए। अब ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, क्योंकि अब देखो बच्चों पुलिस वाले मरे, मूवमेंट वायलेंट हो गया, ये तो ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन अब देखो बच्चों क्या हुआ था कि जो मूवमेंट वाले लोग थे ना, जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को मर्डर कर दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा गुनाह था, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी नहीं माफ करती, और बहुत बुरी तरह से लोगों को पीटा जाता और बहुत सारे लोगों को मारा जाता। गांधी जी ये बात जानते थे, इसीलिए गांधी जी ने बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया। और फरवरी 1922 में बच्चों देखो डेट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, फरवरी 1922 में गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम खत्म करते हैं चौरी चौरा के हादसे के बाद। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है बच्चों कि लोकेट द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। तो आप लोग सिंपली इसको चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में बना देंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग एक दिन मैप वर्क भी करेंगे, एक सेशन में सब सारा मैप वर्क हम लोग करेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या चीज कहाँ है मैप पे। अब देखो बच्चों बहुत सारे लोगों को इस बात से दुख हुआ कि क्यों गांधी जी आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों खत्म कर दिया। इसमें भगत सिंह जी भी एक थे। भगत सिंह जी बच्चों इस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे। ठीक है, उनके अंकल थे अजय सिंह जी, जिनके साथ वो गांधी जी के एक सपोर्टर थे, नॉन वायलेंट को सपोर्ट करते थे। लेकिन क्योंकि इस मूवमेंट को अचानक से खत्म कर दिया गया, तो यहाँ से भगत सिंह का थोड़ा सा नॉन वायलेंस से ट्रस्ट हट गया था और वो थोड़ा सा वायलेंट मेजर्स को अपनाने लगे। लेकिन फाइनली बच्चों जब उनके जीवन का अंतिम वक्त था,
तो जेल से उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, बहुत सारे बुक्स लिखे थे जिसमें उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया था कि नहीं, नॉन वायलेंस ही सही तरीका है, वायलेंस का जो तरीका अभी तक वो अपना रहे थे। हालांकि भगत सिंह ने कभी किसी को नहीं मारा बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उनका जो भी एक्शन होता था वो इंडिकेटिव होता था, मतलब वो बॉम्ब फोड़ते भी थे तो वो बस धुएं के बॉम्ब होते थे, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता था। फाइनली भगत सिंह ने यह भी कहा कि नहीं, नॉन वायलेंस ही सही तरीका है, देश को अगर आजादी मिल सकती है तो नॉन वायलेंस से ही मिल सकती है। चलो ठीक है, भगत सिंह के बारे में अभी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा बॉक्स है आपके बुक में जिसमें इनकलाब जिंदाबाद के बारे में ये स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग्स की गई है, हम लोग उसको समझेंगे। पहले अभी मेन टेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ ना, तो जो सीनियर लीडर्स थे, आप सब इनको जानते हो, कौन है ये? चित्तरंजन दास जी हैं, और ये कौन है? मोतीलाल नेहरू जी हैं। आपने पिक्चर्स ऑलरेडी देख रखे हैं। इन्होंने कहा कि देखो मैं तो कहता था ना गड़बड़ हो जाएगा, मेरी बात माने नहीं तुम लोग। अब देखो क्या हुआ, प्रॉब्लम्स हुए ना, मूवमेंट को खत्म करना पड़ा ना। अब ये लोग बच्चों अड़िग हो गए कि नहीं, अब तो भैया आप ये सब कुछ खत्म करो, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, और काउंसिल इलेक्शन इस वक्त होने वाला भी था बच्चों, ठीक है, इसीलिए ये लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिव थे। इन्होंने कहा कि हम लोग काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके मेंबर्स बनेंगे और वहां जाके डिमांड करेंगे सही तरीके से, ताकि हमें कुछ अथॉरिटी मिल सके। अभी भी जब इनकी बात बहुत ज्यादा नहीं मानी जा रही थी ना बच्चों, तो इन्होंने बहुत एक अच्छा भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, स्टेप लिया। क्या किया इन्होंने अलग पार्टी नहीं बनाई। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बहुतों को लगता है कि इन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली। बिल्कुल नहीं बच्चों, इन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है। उस ग्रुप का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है कि स्वराज पार्टी कब बनी, किन्होंने बनाई, ठीक है। तो भैया देखो, CR दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। देखो बच्चों, साफ साफ लिखा है विद इन द कांग्रेस, यानी कि ये कोई अलग पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी है। और इनका मोटिव क्या था? दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल। लेकिन अब बस इनका समय नहीं था, अब यंग लीडर्स भी आ रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू आ चुके थे अवध किसान सभा के वक्त, आप जानते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी भी आ रहे थे। ये जो यंग लीडर्स थे ना बच्चों, इनका साफ साफ मानना था कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स से भीख नहीं मांगना है, हमें प्रोविंशियल काउंसिल में जाके अपने डिमांड्स नहीं रखने हैं, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है, हमें रेडिकल मास एजिटेशन करना है, ठीक है। देखो बच्चों, रेडिकल वर्ड यूज हुआ है, लेकिन कभी भी इस चीज में वायलेंस को आप नहीं इंक्लूड करिएगा, ठीक है। हम लोग मास मूवमेंट करेंगे, लेकिन इसमें वायलेंस नहीं होगा, नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, ठीक है। देखो फर्क, देखो दोनों नॉन वायलेंट ही थे। फर्क क्या था? ये लोग चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स से प्रे करें, प्रे करके मांगे कि हमें दे दीजिए, ताकि वो लोग दे दे। इन लोगों का मानना था, ये लोग भी नॉन वायलेंट थे, लेकिन इनका मानना था कि नहीं, हम प्रे नहीं करेंगे, जो हमारा अधिकार है उसके लिए प्रे क्यों करें, वो हम लोग छीन के लेंगे, हम लोग लड़ के लेंगे, हम लोग मूवमेंट करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से। और एक और देखिए बच्चे क्या डिफरेंस था, ये लोग मांगते थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, ये पहले के वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई बिलीव आपको याद होगा। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, उनका मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम अपने देश में सरकार चलाएंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट करेंगे कि जो इंग्लैंड की महारानी है वो हमारी मालिक है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने देश के मालिक हम लोग खुद बनेंगे, हमें फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। अब देखो बच्चों क्या हुआ, लेट 1920s में ना बच्चों, देखिए 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया ना। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बच्चों जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो स्टार्ट होगा 1930 में। अब 1922 से 1930 के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों, जिन्होंने आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हमारा ध्यान खींचा, और हम लोगों ने एक और मास मूवमेंट स्टार्ट किया। पहला क्या था बच्चों? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब पूरी दुनिया में मंदी छा गई, पूरी दुनिया में पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ बच्चों कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे ना, सब चीज के दाम कम हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग खरीदेंगे कहां से? और कोई भी चीज कोई खरीदेगा नहीं, तो जो भी बिजनेसमैन है उसका दाम कम करके ही बेचना चाहेगा। फिर भी नहीं बिक रहा था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी गिरने चालू हो गए। 1926 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरना चालू हुए, और 1930 आते आते तो एकदम वो कोलैप्स कर गए। मतलब
समझ लो कि ऑलमोस्ट जीरो दाम में बिक रहा है। किसान बोल रहा है कि जाओ फ्री में ही भैया मेरी आलू ले जाओ, मेरा गेहूं ले जाओ, मेरा चावल ले जाओ, क्योंकि मेरे पास रखने को जगह नहीं है, और रखेंगे भी तो रखा रखा वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कम से कम ले तो जाओ, फ्री में ही ले जाओ। ये सिचुएशन आ गया। यानी कि भैया किसान बहुत परेशान है, किसान के पास 1 रुपया भी प्रॉफिट का नहीं है। अब जब उसके पास 1 रुपया भी प्रॉफिट का नहीं है तो वो टैक्स कहां से भरेगा? पैसा कमाएगा तब ना टैक्स भरेगा, पैसा ही नहीं कमाया तो टैक्स कहां से भरेगा? लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहती थी नहीं, आपका प्रॉब्लम है आप समझो, हमको तो टैक्स चाहिए, हम आपके टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं करेंगे, आपके टैक्स को माफ नहीं करेंगे, मुझे टैक्स चाहिए और पूरा चाहिए। अब इस बात से बच्चों ब्रिटिश जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे ना, वो बहुत परेशान थे, बहुत गुस्सा थे। इवन हमारा देश जो बच्चों क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो बहुत सारे हमारे फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट भी होते थे, ठीक है। लेकिन भैया जब पूरे वर्ल्ड वाइड ही पैसे की कमी हो जाएगी, पूरे दुनिया में ही पैसे की कमी हो जाएगी, तो बाकी देशों में भी खरीदने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बच्चों जो एक्सपोर्ट था ना, जो फूड ग्रेन्स या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट होता था, वो भी डिक्लाइन हो गया। अब ये तो जेन्युइन रीजन है ना, ये किसान बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है, वो बस देख रहा है दाम को गिरते हुए समय के साथ, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये दाम पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, जब ये पैसा कमाया ही नहीं है तो ये टैक्स कहां से भरे? तो इसका डिमांड वैलिड था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके डिमांड को नहीं माना। इस वजह से बच्चों किसानों में गुस्सा था। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों? नेक्स्ट देखो साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शॉर्ट नोट बोलता है साइमन कमीशन पे लिखना, ये भी बोलता है कि साइमन कमीशन का लीडर कौन था, साइमन कमीशन कब आई, साइमन कमीशन को किस स्लोगन से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। यानी कि साइमन कमीशन से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये जो पैराग्राफ है ना आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद कर लेना, 4-5 बार पढ़ना। कहानी तो मैं बता ही दूंगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। कहानी अगर याद है बच्चों तो उसको तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो ना, और अगर 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो ये वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे, आप लोग एग्जैक्टली इसी वर्ड में लिख लोगे। देखो बच्चों क्या हुआ, द न्यू टॉरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में क्या हुआ बच्चों, एक नई सरकार बनी, उस सरकार को क्या कहा जाता है? टॉरी गवर्नमेंट। तो बच्चों ब्रिटेन में 2 पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। लेबर पार्टी थोड़ा इंडियंस को सपोर्ट करती थी और कंजर्वेटिव पार्टी इंडियंस को सपोर्ट नहीं करती थी। तो टॉरी गवर्नमेंट बच्चों हम लोग कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को कहते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी। अब उनका ये सोचना था कि भैया हम लोग इंडियंस के लिए इतना कुछ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए थे 1909 में, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए थे 1919 में। इसके अलावा 1909 में हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी लाया था। तो कर तो रहे ना इतना कुछ, उनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका दे रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं कि आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आइए, फिर क्यों ये लोग इतना विरोध करते हैं? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को समझने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया या फिर एक कमीशन बनाया, ठीक है। कमीशन बोल लो बच्चों, ग्रुप बोल लो, एक ही बात है। किसके लीडरशिप में बनाया? सर जॉन साइमन के लीडरशिप में बनाया बच्चों। इसीलिए इस कमीशन को हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। क्या कहते हैं? साइमन कमीशन, ठीक है। इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम था कि भैया आप इंडिया जाइए, इंडिया में घूमिए, घूम घूम कर पता करिए कि इंडिया के लोगों का क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो लोग क्यों इतना परेशान है, क्यों हमारे अगेंस्ट इतना मूवमेंट करते हैं। लेकिन अब इस ग्रुप के साथ एक प्रॉब्लम था बच्चों, ये जो कमीशन था इसके साथ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था ना कि इस कमीशन में जितने भी मेंबर थे, लीडर तो थे सर जॉन साइमन, लेकिन इनके अलावा बाकी जो भी मेंबर थे ना, सब ब्रिटिशर्स ही थे। अब ऐसे में जो हमारे इंडियन लीडर्स थे ना, उनका कहना था कि भैया देखो हमारा जो प्रॉब्लम है ये हमको ना पता है, तो आप हमसे ना पूछोगे, जो हम लोग लीडर्स हैं इंडिया के, हमको भी ग्रुप में रखो, कम से कम बहुत ज्यादा नहीं तो 1-2 मेंबर तो रखो ग्रुप में। अब आप सारे अंग्रेज मेंबर ही रख दिए तो उनको क्या पता चलेगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही था बच्चों कि ये जो कमीशन था ना, ये एक ऑल वाइट कमीशन था। ऑल वाइट कमीशन कहने का मतलब इसमें सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे एंड डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ठीक है, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इंडियन लीडर्स इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और सिर्फ कांग्रेस नहीं बच्चों, देखो बच्चों एक बात भी हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी इंडियन नेशनलिज्म की बात हो या इंडियन लीडर्स की बात हो तो कांग्रेस ही हमारे दिमाग में यूजुअली आता है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं था बच्चों, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पार्टी थी, ठीक है। अपने जस्टिस पार्टी का नाम सुना, अपने स्वराज पार्टी का नाम सुना, इसके अलावा मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पार्टी थी बच्चों,
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टी थी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका भी नाम आपने सुना होगा, उनके भी पार्टी थे, उनके भी ग्रुप्स थे, तो बहुत सारी पार्टीज थी। देखो बच्चों, तो ये जो साइमन कमीशन था ना, अभी तक हम लोगों ने कांग्रेस का रोल देखा था, लेकिन साइमन कमीशन को जब विरोध करने की बात आई ना, तो जितनी भी पार्टी थी ना, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, सब मिलजुल कर इस कमीशन को विरोध कर रहे थे, क्योंकि सबका यही मानना था कि ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको मेरा प्रॉब्लम समझना है तो पहले हमको मेंबर बनाओ, हमको मेंबर बनाओगे तब ना हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। एक ब्रिटिशर्स को क्या पता कि एक इंडियन किसान के घर का क्या सिचुएशन होता है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसका क्या कंडीशन होता है। ये सब तो बस दिखावे की चीज है। इसीलिए बच्चों फाइनली जब जनवरी 1928 में, ठीक है, दिसंबर 1928 था बच्चों, ये जनवरी नहीं था, ठीक है, दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, तो यहाँ हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे ना, सारी की सारी पार्टी, भले ही वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर पार्टी के जो लीडर्स थे ना, वो लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध कैसे कर रहे थे बच्चों? साइमन कमीशन को ब्लैक झंडे दिखाए जाते थे, ठीक है, ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते थे, साइमन गो बैक, ये नारे लगाए जाते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपसे एक मार्क में पूछ सकता है कि क्या स्लोगन बोला जाता था साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, या ये पूछ सकता है कि किस कमीशन को अपोज करने के लिए ब्लैक फ्लैग्स यूज किए गए थे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, तो वो था साइमन कमीशन, ठीक है। इस तरह से साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते थे, ब्लैक काला झंडा उनको दिखाया जाता था उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज हुआ बच्चों साइमन कमीशन में। फाइनली साइमन कमीशन अपनी एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर इंग्लैंड चले गई, वहां जो प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने उसे रिपोर्ट दे भी दिया। आगे क्या एक्शन हुआ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेवेंट हुआ भी नहीं था, साइमन कमीशन के हाथ कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लगा था, साइमन कमीशन वाज अ फेलियर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो दो इंसिडेंट्स था ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आगे चलकर इंडिया में आने वाले समय में इंडिया के मूवमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली थी। पहला क्या? पहला तो ये भैया जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जिसकी वजह से किसान परेशान था। दूसरा क्या? दूसरा ये साइमन कमीशन का इंसिडेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब साइमन कमीशन फेल हो गया ना, तो फिर आगे ब्रिटिशर्स ने कुछ और तरीके अपनाने की कोशिश की, जिससे वो इंडिया के लोगों को थोड़ा ट्रस्ट में ले सके, क्योंकि साइमन कमीशन से आपको ये तो समझ में आता है ना बच्चों, देखिए साइमन कमीशन बनाने का मकसद था कि इंडिया वाले लोगों को प्रॉब्लम समझना, तो भले ही उन लोगों ने पूरे मन से एफर्ट नहीं किया, दिखावा ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आती है कि वो लोग जानना चाहते थे कि इंडिया के लोगों का क्या प्रॉब्लम है, इंडियंस को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे, ठीक है। भले ही हो सकता है इसके पीछे उनका स्वार्थ हो सकता है कि वो चाहते हैं कि ये लोग इतना मूवमेंट करता है बिना मतलब का, हम लोग का दिमाग खराब होता है बिना मतलब का, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स की जान जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा कन्विंस कर ले, थोड़ा मना ले, थोड़ा बहला फुसला के अपने पार्टी में कर ले कि ये लोग कुछ ज्यादा विरोध ना करे। इस चीज के लिए ही उन्होंने फिर आगे बहुत सारे टैक्टिक्स किए, ठीक है। अब आगे कहानी बच्चों और इंटरेस्टिंग होती चलेगी। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आज के पार्ट का यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्या हुआ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर बच्चों आपको चीजें समझ में आई, अगर आपको लगता है कि लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्लियर था, कंसेप्ट को आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ है, तो प्लीज सेशन को प्लीज 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 लाइक करिए, इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं और भी ज्यादा आपके लिए इस तरह के सेशंस बना सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी तो सिचुएशन भी बहुत खराब है, ठीक है। थैंक यू।